हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्जाम में 4 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख तक हम लोग की फैमिली ले जाना है। ठीक है, 1 लाख अगर फैमिली हो जाएगी, इस समय करंट की फैमिली 92,000 तक है, 8,000 और हमें चाहिए सब्सक्राइबर, जो कि आप लोग ही करा सकते हो। ठीक ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखो क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको आप लोग स्टार बना लो, इस प्रश्न पे आप लोग स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तैयार करके ही आपको जाना है, एग्जाम में 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर 3 प्रतिरोध हो और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। सबसे पहले आप ये फिगर बनाओगे, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। देखो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को हमने जोड़ा है, यहाँ पे x और y सिरों के बीच हम यहाँ पे विभवांतर नाप रहे हैं। V वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एम्पियर है जो कि विद्युत धारा को नापता है, ये कुंजी है, बटन है, और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। पहले आप इस चित्र को बनाओगे, एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो पहले आप इस चित्र को बनाओगे, इसके बाद तब लिखोगे क्या, देखो तब लिखोगे आप कि जब चित्रानुसार प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, अर्थात प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तब इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब कहना क्या मतलब इस समझिए। कह रहा है कि चित्र के अनुसार आप देखिए, यहाँ पे पहला प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे। और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसी तरह आपको भी लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसी तरह लिखना, अब पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट बना बना के लिखना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करके लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो पाए। तो पहला पॉइंट में आपको ये लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर R1, R2, R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है से जोड़ा गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे प्रतिरोध R1, R2, R3 जो 3 प्रतिरोध है, उसको एक सेल से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर V वोल्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, अगला पॉइंट लिखने से पहले आप उसके बगल में एक चित्र बनाएंगे। हमने क्या किया था कि यहां से लेके यहां तक 1 वोल्ट से विभवांतर नाप रहा था। अब इन सब में अलग अलग R1 प्रतिरोध में कितना विभवांतर बह रहा है, R2 प्रतिरोध में कितना विभवांतर है, R3 में कितना विभवांतर, अलग अलग अब हम विभवांतर लगाएंगे। ठीक है, इस चित्र को बनाने के बाद लिखेंगे कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है, तब ओम के नियम से देखिए, R1 प्रतिरोध पे हमने मान लिया कि विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध पे V2 विभवांतर है, R3 पे V3 विभवांतर है। सबको मालूम है कि अगर श्रेणी क्रम में अगर आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो विभवांतर सब में अलग अलग होता है, लेकिन धारा सब में समान होती है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। तो फिर लिखेंगे कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 है, तब ओम के नियम से, इस पहले वाले केस में ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम बराबर क्या होता है कि V1 बराबर, देखिए क्या होगा, V1 बराबर IR। ठीक है, V ओम का नियम यही तो कहता है V बराबर IR, लेकिन यहाँ पे V1 है और I तो सब में समान रहेगा, तो इसलिए I लिख दिया, और प्रतिरोध इसमें क्या है, R1 है। यहाँ पे समीकरण नंबर पहला बन गया। इसमें अगर ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V2 बराबर I तो समान ही रहेगा, अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2, तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो V3 बराबर IR3 हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। यहाँ पे 3 समीकरण आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहां तक हो गया, नोट कर लिया आप लोग। ठीक है, वहां तक आपने नोट कर लिया। इसके बाद देखिए लिखेंगे आप
चूंकि कुल विभवांतर V वोल्ट है, सबको मालूम है, यहाँ पे हमने दिखाया आप लोगों को कि कुल विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि कुल विभवांतर अगर V वोल्ट है, देखिए यहाँ पे जो विभवांतर आ रहा है कुल विभवांतर V वोल्ट है, यही वोल्ट जाकर V1 V2 V3 में बट रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि V बराबर जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को जोड़ने के बराबर यही होगा, क्योंकि यही आपका अलग अलग विभवांतर में बट रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि कुल विभवांतर V है, तब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण नंबर चौथा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि तब, लिखेंगे यहाँ पे कि तब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपको मैं एक रफ कार्य में बताता हूँ कि ये कह रहा है क्या, कि जैसे अभी हम लोगों ने परिपथ बताया था, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमने बैटरी एक लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है, कह रहा है कि जहाँ 3 प्रतिरोध लगा था वहां पे मैं एक ही प्रतिरोध लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक ही प्रतिरोध, उसको कहेंगे हम RS, इसी को हम कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोध। कह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे तुल्य प्रतिरोध जो कि तीनों के बराबर ही काम करेगा, और जितना वोल्ट यहाँ पे उतना ही वोल्ट धारा यहाँ पे प्रवाहित होगा इसमें से। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर हम ओम का नियम लगाएंगे, वही चीज में लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, देखिए कि अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वहां पे अगर ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, क्योंकि धारा I ही बहेगी, अब प्रतिरोध आपका R है, तो V बराबर IR, समीकरण नंबर 5। अब करना क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण इस चौथे में हम लोग सबका मान रख देंगे। देखिए V आ गया ना, तो V की जगह हम लिखेंगे IR, तो देखिए V की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया IR। ठीक है, इसके बाद V1, अभी हम देखा है कि V1 का वैल्यू कितना था, V1 का वैल्यू था IR1, तो V1 की जगह IR1 लिख दिया हमने। देखिए V1 की जगह हमने IR1 लिख दिया, प्लस V2 की जगह हम लिख दूंगा IR2, तो V2 की जगह हमने IR2 लिख दिया। इसी तरह V3 की जगह मैं लिख दूंगा IR3। अब हमने किया क्या है, यहाँ पे IR तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी I, तीनों में I हमने कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। अब I से I हमने कैंसिल कर दिया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित हो गया कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा, तो उन तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ के आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यह सूत्र हमने स्थापित कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार हमने लिखा है ना, सेम उसी प्रकार आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, सेम उसी प्रकार आपको नोट करना है। तो प्रश्न एक बार और दिखा देता हूँ। यही प्रश्न था कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र ज्ञात करके आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा दिया, यही सूत्र है। अगला प्रश्न क्या है, सेम इसी पैटर्न पे प्रश्न है। अगला प्रश्न यह है कि अब तो हमने देखा था कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ना, अब समांतर क्रम में जोड़ने पे देखिए बोला है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अब तक हमने देखा कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ूंगा तो उसका सूत्र कैसे निकलेगा। अब समांतर क्रम में ये ही दोनों में से कोई एक ना एक देगा, 100% गारंटी है मेरी 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 100% देगा, दोनों में से कोई ना एक जरूर देगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकलेगा। पहले आप फिगर बनाओगे, देखो इस किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे दूसरा R2 प्रतिरोध है, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध है। एक चीज आपने नोटिस किया कि अभी तक हमने देखा कि जो अभी हमने श्रेणी क्रम वाला लिया था, तो श्रेणी क्रम में I का वैल्यू सब में समान था, क्योंकि I का एक ही रास्ता था, इसी रास्ता से होकर जाना था उसको, तो I सब में समान है। लेकिन यहाँ पे I चेंज होगा, देखिए यहाँ पे I1 हो जाएगा, इस वाले में I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, क्योंकि I यहाँ से तो एक ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तीनों में जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का विभवांतर अलग था, देखिए V1 V2 V3, लेकिन यहाँ पे विभवांतर सेम रहेगा। विभवांतर इसमें समान होता है लेकिन धारा चेंज हो जाती है। तो देखिए R1 प्रतिरोध में I1 धारा है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा है, R3 प्रतिरोध में I3 धारा है। ठीक है, पहले आप चित्र बना लोगे। ठीक है, हल करते समय पहले आप चित्र बनाओगे, इसके नीचे तब जाके आप लिखोगे यह चीज कि समांतर या पार्श्व क्रम में, इसको समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर पार्श्व क्रम में संयोजन चित्रानुसार प्रतिरोधों को जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तब वह संयोजन समांतर पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है, जैसे एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह,
तो दो निश्चित बिंदुओं के मध्य इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है, तो इस क्रम को हम बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान V है, मतलब हर एक प्रतिरोध में विभवांतर आपका V ही रहने वाला है, V बदलता नहीं है। कब? जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तब। अब इस श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो विभवांतर चेंज था, लेकिन समांतर क्रम में तो विभवांतर आप लोगों का समान रहेगा। इसके बाद लिखोगे माना प्रतिरोधों R1 R2 और R3 में क्रमशः I1 I2 और I3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। आपने देखा ही है कि R1 R2 R3 में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे टोटल धारा I बह रही, यही I जो है तीनों में अलग अलग विभाजित हो रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, तीनों को जोड़कर एक ही I होगा जो कि निकल रही है बैटरी से। तो बिल्कुल सही है, समीकरण नंबर पहला हमने दे दिया। ठीक है, अब तब ओम के नियम से, तब ओम के लिए हम लोग नियम अगर लगाते हैं तीनों केस में, इस वाले केस में ओम का नियम, इस वाले केस में ओम का नियम, इस वाले केस में ओम का नियम, तो देखिए पहले केस में अगर ओम का नियम लगाएंगे R1 के लिए, तो R1 के लगाएंगे तो क्या ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, तो V बराबर I, तो I1 हो जाएगा और R में आपका R1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R1, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। इसी तरह हम R2 में भी हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, R2 में भी ओम का लगाएंगे, तो R2 के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा? I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा। अगर R3 में लगाएंगे तो I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा, समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, सब में हमने ओम का नियम लगा दिया। इसके बाद नीचे लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पर, जैसे उसमें हमने बताया था कि बैटरी वही रहेगी, धारा वही रहेगा। अब वहां पे 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में था ना, हम एक ही प्रतिरोध लगा दे रहे हैं जिसका नाम तुल्य प्रतिरोध रखेंगे, आरपी नाम, जो कि तीनों के बराबर काम करेगा। अगर इस प्रकार का सिचुएशन बना दे तो इसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। अगर इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर आई आर, तो क्या हो जाएगा? V बराबर आई, और इस तुल्य प्रतिरोध का नाम है आरपी, तो हमने आरपी लिख दिया। तो ये आई का अगर वैल्यू निकालूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपान के आरपी, समीकरण नंबर 5वां। आइए जो सिचुएशन हमने किया है इसी सिचुएशन को हम यहाँ पे लिख देंगे कि अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध आरपी कहलाता है। ठीक, अब सिंपल करना है, समीकरण 1 2 3 चौथा और 5वां से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि I बराबर हमने देखा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ था। ठीक है, ये तो हमने देखा ही है, इसी में वैल्यू रखना है। अब I के वैल्यू, I की जगह हमने V अपान आरपी रख दिया, कहां से? यहाँ से, समीकरण नंबर 5वां से। I का वैल्यू है V अपान के आरपी, तो हमने I की जगह रख दिया V अपान के आरपी। I1 हमने निकाला था शुरू में ही, आपने देखा कि I1 की वैल्यू हमने निकाला था जो कि आया था आप लोगों का V अपान के R1। इसी तरह I2 का भी वैल्यू हमने निकाला था तो आया था V अपान के R2। I3 का वैल्यू कितना आया था? V अपान के R3। ठीक है, चलिए अब करना है कि यहाँ पे कि हमने V यहाँ से कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया तो ऊपर बच गया 1 अपान के R1, यहाँ से बच गया 1 अपान के R2, यहाँ से बच गया 1 अपान के R3। अब V से भी हमने कैंसिल कर दिया तो ऊपर तो बच गया 1, तो 1 बटे आरपी बराबर यहाँ पे बच गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब यह सूत्र आप लोगों का निगमन हो गया। ठीक है, कब? जब प्रतिरोधों को समांतर या पसर्व क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यही होता है। ठीक है, हमने स्थापित कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले प्रश्न, वो तो 6 नंबर वाले प्रश्न थे। 4 नंबर वाले प्रश्न में पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण देगा या तो कभी कभी उपचयन भी दे देता है। तो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो लिखेंगे इसका कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में तो वृद्धि होगा लेकिन हाइड्रोजन में कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हाइड्रोजन में कमी होगी तभी भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, और ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तभी भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कापर है ऑक्सीजन है, कापर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कापर ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कापर है, तो कापर में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो कापर में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कि कापर का यहाँ पे उपचयन हुआ है। ठीक है, तो कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल पूछा था, उदाहरण सही समझाइए, उदाहरण भी हमने दे दिया। तो इतने छोटे छोटे 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे कि आराम से आप कर डालोगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखो जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। या तो कभी कभी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन अभिक्रिया लिखिए। मतलब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्र रोधी मतलब होता है कि जिसमें वायु नहीं आ पाए, जिसमें नमी ना आ पाए, उस वाले बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या करना है। तो सिंपल इसका जवाब है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है इसलिए क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। समझ में आया ना आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर नमी आ गई या जल आ गया या आर्द्रता के कारण उसमें नमी अगर मिक्स हो गया तो तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत तेजी से जिप्सम में बदल जाता है, और जिप्सम बहुत कठोर पदार्थ होता है। अभिक्रिया देखेंगे और समझ में आ जाएगा, रिएक्शन आप देख लीजिए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगर इसमें जल मिल गया, 1.5 H2O जल मिल गया, ठीक है, तो समझ लीजिए कि तुरंत जिप्सम बना लेगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, जो कि कठोर धातु होता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जल आर्द्रता नमी से दूर रखते हैं, ताकि इसमें अगर यह न मिल पाए नहीं तो मिलकर तुरंत जिप्सम बना लेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देना है। लिखेंगे सिंपल कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कितना सिंपल। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब कि जब अम्ल एवं क्षारक, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखो NaO या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, जलीय विलयन में है। ये आपका HCl हमने एक्वस के फॉर्म में ले लिया, जलीय विलयन, जो कि अम्ल है। तो देखो ये क्षार है, ये अम्ल है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके देखो NaCl बना रहा है, लवण बना रहा है, और H2O जल बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जब क्षार और अम्ल आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाए तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा। इतना छोटे छोटे टॉपिक पे 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है यहाँ पे, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। भाई कितना सिंपल है कि निस्तापन को कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन भर्जन की बात करें तो उच्च हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। बस इतना सा अंतर है, क्लियर हो गया होगा। आगे प्रश्न देखो 5वां। प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। कह रहा है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का जो हम लोग को पाचन होता है, उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। तो अम्ल मतलब हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उसकी क्या भूमिका है ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। मतलब कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। हमारे भोजन के अनुसार जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके समय बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जो कि पेट में हम लोग का HCl अम्ल पाया जाता है, जो उनको मार देता है। ठीक है, तो यह उनकी अम्ल की भूमिका है हमारे पाचन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है देखते हैं उसको। प्रश्न नंबर 6 से मैं थोड़ा छोटा करता हूं, पूरा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखिए श्वसन क्या होता है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि श्वसन इतना गहराई से क्यों बताया जा रहा है। सुनिए श्वसन होता क्या है। जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट में जो वसा का पाचन होता है, पूरा भोजन पच के
वो आपको ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज में मिल जाता है, इसलिए बोला है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीजन आके मिल जाता है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। रिएक्शन देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना हुआ है, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज में मिल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जिसको हम लोग छोड़ते हैं, जल मिलेगा जो कि टॉयलेट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएगा। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, मतलब जो कि काम करते हैं, इतना हम लोगों को एनर्जी मिलती है, 673 किलो कैलोरी। तो ये रिएक्शन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि इसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, दीर्घ भी हमने किया, लघुत्तरीय भी हमने किया, और इतना प्रश्न आपको याद करना ये किसी कीमत पे 100% गारंटी है मेरी 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% लिखित है, यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।